Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay, let's see. So today's topic is the most crucial and the most important in the last topic of the chapter, plane. ये प्लेन सीख लिया तो चैप्टर खत्म है ना। जो थ्री डायमेंशनल के अंदर जो नई बात थी वो तो प्लेन ही थी। बाई लाइन तो हम टू डायमेंशन में भी सीखते थे ना। बोलो। टू डायमेंशन जो प्लेन सीखा था अपन ने, टू डायमेंशन प्लेन लाइक स्ट्रेट लाइन चैप्टर आया था लास्ट ईयर। तो लाइंस के बारे में तो वहाँ पे भी सीखते थे, लाइंस के बारे में यहाँ पे भी सीखा हमने, बट वहाँ पे प्लेन पे थी या स्पेस में थी। लेकिन अब थ्री डायमेंशन में एक चीज और निकल के आती है, दैट इज प्लेन। थ्री डायमेंशन के अंदर थ्री डायमेंशन से छोटे छोटे जितने भी लोग हैं सब कवर होंगे। तो पॉइंट कवर हुआ जीरो डायमेंशनल, फिर वन डायमेंशनल लाइन कवर हुई, हाँ वन डायमेंशनल लाइन कवर हुई, अब टू डायमेंशनल प्लेन कवर होगा। समझ में आई बात। जीरो डायमेंशनल पॉइंट कवर हुआ, एक स्पेस में पॉइंट कैसे मार्क किया करते हैं, उस पॉइंट से वेक्टर कैसे बनाते हैं वो सीखा। फिर उसके बाद लाइन कवर हुई अभी पिछले टॉपिक में, और अब क्या कवर होगा, प्लेन। प्लेन क्या है, टू डायमेंशनल है। क्योंकि थ्री डायमेंशन उससे बड़ा है तो उससे नीचे नीचे के सारी चीजें इसमें कवर होंगी। ठीक है, इन शॉर्ट बात करें तो प्लेन क्या है। इन शॉर्ट बात करें तो प्लेन क्या है, इसको थोड़ा हल्का सा धक्का लगा दो। हाँ, देखो, बस ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो। हाँ, तो इन शॉर्ट अगर बात करें, सिंपल सी भाषा में बात करें बेटा, तो जितने भी अपन प्लेन फिगर्स बनाते हैं वो सब प्लेन है। जितने भी अपन प्लेन फिगर्स बनाते हैं, प्लेन फिगर्स कौन कौन से बनाते हैं, रेक्टेंगल बना दिया वो भी एक प्लेन है। ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल इज ऑल्सो प्लेन फिगर, जिसको अपन शीट में बना सकते हैं ना, प्लेन में बना सकते हैं। वो सारे प्लेन फिगर्स ही प्लेन है एक तरीके से देखा जाए तो। किसी ने कहा कि एक प्लेन लगाओ यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, या तो रेक्टेंगुलर शेप में प्लेन लगाऊंगा या ट्रायंगुलर शेप में लगाऊंगा। सर्क्युलर शेप में भी लगा सकता हूँ, सर्किल इज ऑल्सो प्लेन फिगर। तो जितने भी अपन प्लेन फिगर्स बनाते हैं वही तो प्लेन है, वही तो प्लेन है अलग अलग शेप्स के। ठीक है, ये तो हो गई सरल सी बात। और टेक्निकली बात करें, मैथमेटिकली बात करें, तो प्लेन एक ऐसी चीज है जो दो एक्सिस से बनती है। किससे बनती है, दो। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बना एक्स वाई प्लेन, वाई एक्सिस जेड एक्सिस से बना वाई जेड प्लेन, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से बना एक्स जेड प्लेन। तो ये हो गई मैथमेटिकल बात, दो एक्सिस से बननी चाहिए। ठीक है, उसकी लंबाई भी हो सकती है, उसकी चौड़ाई भी हो सकती है, उसका एरिया भी हो सकता है। जैसे लाइन की तो केवल लंबाई होती थी, दैट्स इट, उसका एरिया वेरिया नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये दो एक्सिस से बन रही है तो उसकी लंबाई चौड़ाई, है ना, हाइट भी हो सकती है इसकी, है ना, या बेस ले लें तो हाइट को भी सोच सकते हैं अपन, है ना। और उसका एरिया भी हो सकता है, प्लेन अगर दे दिया, फिक्स प्लेन दे दिया तो उसका एरिया भी हो सकता है, उसकी लंबाई चौड़ाई फिक्स कर दें तो उसका एरिया भी निकाला जा सकता है। तो ये हो गई हमारी मैथमेटिकल बात, और हो गई हमारी सरल सी बात। अच्छा, अब मैं कहूं कि इस स्पेस में कितने प्लेन्स हैं, अनगिनत प्लेन्स हैं, इनफाइनाइट प्लेन्स हैं। कुछ प्लेन्स तो हमको दिखते हैं, कुछ प्लेन्स नहीं दिखते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस स्पेस में कितनी लाइंस हैं, तो लाइंस इनफाइनाइट है, कुछ लाइंस तो दिख रही है मुझे। जैसे कि ये एक्स एक्सिस वाली लाइन दिख रही है, लेकिन कुछ लाइंस ऐसी भी हैं जो स्पेस में नहीं दिख रही हैं, है ना, स्पेस में मौजूद है। सिमिलरली ये दीवार एज अ प्लेन है, तो ये तो दिख रही है, लेकिन दीवार से पैरेलल एक प्लेन और है जो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। और दीवार से पैरेलल छोड़ो, नॉन पैरेलल भी बहुत सारे प्लेन्स हैं। समझ गए ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, अब ये बुक यहाँ पे मुझे दिख रही है एज ए प्लेन, इसको हटा दूं तो प्लेन गायब थोड़ा ना हो गया, प्लेन तो अभी भी मौजूद है यहाँ पे, प्लेन तो अभी भी मौजूद है। मैं अगर इस प्ले में कहूँ कि यहाँ पे एक प्लेन है, उसकी इक्वेशन बनाओ तो बनानी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि सर दिख तो नहीं रहा ना, है तो सही ना स्पेस में मौजूद। स्पेस में बहुत सारे पॉइंट्स भी तो मौजूद हैं। जैसे अपन नाइन टेंथ में एक प्लेन बना, मतलब एक कार्टेशियन सिस्टम में अपन एक 2D कार्टेशियन प्लेन बनाते थे। ठीक है, उसमें अपन ने कुछ पॉइंट मार्क कर दिया, 1,2, 1,2, 2D में तो टू कोऑर्डिनेट से मार्क होता था। एक पॉइंट और मार्क कर दिया 7,9, एक पॉइंट और मार्क कर दिया 10,-2, तीन पॉइंट मार्क कर दिए। तो मैंने अगर तीन पॉइंट उधर मार्क किए हैं तो क्या उधर तीन ही पॉइंट है क्या, और नहीं है क्या, है ना। जो दो मार्क कर दिए वो भी हैं, जो मार्क नहीं किए इनफाइनाइट और भी हैं। सिमिलरली अगर इस स्पेस में मैंने एक प्लेन दिखा दिया तो ये तो है, जो नहीं दिखा है वो नहीं है क्या, वो भी है। ये इसको तो मैंने मार्क कर दिया है, बाकी नॉन मार्क्ड प्लेन्स बहुत सारे हैं ना यहाँ पे। समझ गए। तो इनफाइनाइट प्लेन्स होते हैं इस स्पेस में, दिखने वाले, नहीं दिखने वाले। ठीक है, अब थोड़ा सा ये जो टॉपिक है थोड़ा सा इमेजिनेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है, इसको समझ लिए तो, इस प्लेन के बारे में समझ लिए तो 3D में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हो आपका कट गया है टॉपिक, तो ठीक है आपका कट गया है, लेकिन आप बच नहीं पाओगे नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर क्या, कुछ महीनों के बाद ही, नेक्स्ट ईयर भी नहीं कह रहा हूँ मैं, 3-4 महीनों के बाद आपको एंट्रेंस फाइट करना पड़ेगा किसी कॉलेज के एडमिशन में, वहाँ पे प्लेन के क्वेश्चन भर भर के आएंगे। इवन अगर आप ये इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हो, जेई या आईआईटी, तो उसमें भी प्लेन के बारे में भर भर के क्वेश्चन आएंगे, बाद में कोचिंग लोगे, अभी सीख लो। ठीक है,
ओके, और अभी क्या कंटिन्यूटी बनी हुई है ना, तो समझ में भी आ जाएगा, नहीं तो फिर सारा रिवाइज करना पड़ेगा बाद में जाओगे तो, है ना। चलो, तो ये प्लेन क्या होता है तो समझ गए, एक ऐसी चीज जो दो एक्सिस से बने, जो टू डायमेंशनल हो, उसको प्लेन बोलते हैं। ओके। अब स्पेस के अंदर हर स्पेस के अंदर लाइंस की जब मैंने बात करी, तो मैंने कहा कि ये लो भाई साहब, स्पेस में ये लाइन गिवन है, तो दूंगा कैसे मैं लाइन, लाइन का कोई रंग रूप थोड़ा ना बताऊंगा, क्या दूंगा, उसकी इक्वेशन दूंगा। क्या दूंगा, तो एक लाइन यूनिकली डिफाइंड होती है उसकी इक्वेशन से। कोई भी लाइन यूनिकली, यूनिकली मतलब जो इक्वेशन मैंने बना दी वो उसी लाइन की है, किसी और लाइन की नहीं है। और हर लाइन की एक ही इक्वेशन है, 10-20 नहीं है। तो यूनिकली डिफाइंड होती है एक लाइन अपनी इक्वेशन से। सिमिलरली एक प्लेन भी इस स्पेस में यूनिकली कैसे डिफाइंड होगा, उसकी इक्वेशंस। कैसे डिफाइंड होगा, उसकी इक्वेशन से। मैंने कहा कि ये लो साहब, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक प्लेन देता हूं, तो थोड़ा ना प्लेन उठा के दे दूंगा। मैं कैसे दूंगा प्लेन, मैं उसकी इक्वेशन दूंगा, दैट मीन्स प्लेन गिवन है। प्लेन की इक्वेशन गिवन है, दैट मीन्स प्लेन गिवन है। तो जैसे लाइन यूनिकली डिफाइंड उसकी इक्वेशन से होती थी, तो मैंने लाइन की इक्वेशन बनाना सीखा, और बनी बनाई इक्वेशन से डेटा निकालना सीखा, दोनों बातें सीखी। पिछले एक्सरसाइज में क्या किया हमने, पहले इक्वेशन बनाई, और फिर बनी बनाई इक्वेशन मिली, उसमें से डेटा निकाला, डेटा निकाल के फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस करी। अभी इस टॉपिक में क्या करना है, सेम टू सेम काम करना है पिछली बार की तरह। पहले कुछ क्लासेस में, या एक पहली क्लास मान लो, उसमें तो हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, प्लेन को यूनिकली डिफाइंड करेंगे। फिर यूनिकली डिफाइंड हो गया, तो अगले सेशन में हम क्या बात करेंगे कि अब इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें से कैसे डेटा निकाल के बाकी चीजें निकाली जाए। अब बाकी चीजें नंबर गिनती में पहले से ज्यादा हैं, क्यों, क्योंकि पहले तो लाइंस थी, तो ज्यादा से ज्यादा आपने लाइंस के बीच की दूरी निकाल ली, ज्यादा से ज्यादा आपने लाइंस के बीच का एंगल निकाल लिया। अब क्या है, प्लेन। तो देखो कितनी सारी चीजें घूमेंगी, अब प्लेन है ना मेरे पास, तो मैं प्लेन की इक्वेशन बनाने के बाद क्या क्या कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकता हूँ। दो प्लेन्स के बीच की दूरी, ये टॉपिक निकल के आएगा एक बार प्लेन डिफाइंड हो गया तो। दो प्लेन्स के बीच की दूरी। अच्छा, दो प्लेन्स के बीच का एंगल, ये भी सोचना पड़ेगा, दो प्लेन्स के बीच का एंगल। अरे, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इन दोनों के बीच का एंगल नहीं बन रहा है क्या, चेक करो। 90 डिग्री तो ऐसे बनेगा, ऐसे कर दूं तो 60 डिग्री बनेगा, 30 डिग्री का एनी एंगल बन सकता है, दो प्लेन के बीच का एंगल। ये भी समझ में आया। अच्छा, प्लेन और लाइन के बीच का एंगल, ये प्लेन है ये लाइन है, इनके बीच में भी तो एंगल है। अच्छा, प्लेन और लाइन के बीच की दूरी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि प्लेन के तो कवर होंगे होंगे, पीछे लाइन पढ़ के हैं उसके भी कवर होंगे, और सारे कॉन्सेप्ट एक बार प्लेन टू प्लेन कवर होंगे, फिर प्लेन टू लाइन कवर होंगे। अच्छा, एक पॉइंट से दूरी, एक पॉइंट से दूरी, एक लाइन से दूरी, एक प्लेन से दूरी, तीन कॉन्सेप्ट तो यही दिख रहे हैं मुझे। एक पॉइंट से किसी प्लेन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक लाइन से किसी प्लेन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक दूसरे प्लेन से किसी प्लेन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अब हाईएस्ट डिग्री पे पहुंच चुके हैं। तो पहला सेशन तो अपन, और कुछ ये तो सब बात की बात हो जाएगी, सबसे पहले तो अपन क्या, प्लेन की इक्वेशन तो बनाना सीखे, प्लेन को यूनिकली डिफाइन करना तो सीखे। चलें आगे। अब दूसरी बात सुनिए, एक प्लेन, जैसे एक लाइन को हमने यूनिकली डिफाइंड किया, तो उसकी कुछ सिचुएशन थी। क्या, एक लाइन को यूनिकली कब कब डिफाइन कर सकते हो, कितनी फॉर्म में उन्होंने इसकी इक्वेशन बनाई, दो तरीके से बनाई। कैसे, या तो उसका एक पॉइंट से जिससे वो पास हो रही है वो गिवन हो, या फिर और साथ में उसका पैरेलल वेक्टर गिवन हो। एक केस ये था। दूसरा केस क्या था, कि आप पैरेलल वेक्टर मत दो, है ना, आप दो पॉइंट दे दो, एक की जगह क्या दे दो, दो पॉइंट। ये दो केस होते थे। यहाँ पे प्लेन को डिफाइन करने के तीन केस है, यानी कि इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाती है, एक चीज का डेटा मिल जाता है आपको। पहले केस का डेटा मिल जाता है तो उसकी इक्वेशन बना के उसको यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। दूसरे केस का डेटा मिल जाए तो भी कर सकते हैं। तीसरे केस का डेटा मिल जाए तो वहां पे जैसे दो केस होते थे, यहाँ पे तीन केस हैं। यहाँ यूं कह दूं, प्लेन की इक्वेशन की तीन फॉर्म्स होती हैं। तीन फॉर्म्स तो बनाने के लिए होती हैं, फिर बनने के बाद एक दो फॉर्म्स और बन के आती हैं। समझ में आई बात, बनने के बाद फिर मान लो किस इस शक्ल में दिखाई दे रही है तो वो ये वाली फॉर्म, इस शक्ल में दिखाई दे रही है तो वो वाली फॉर्म। ठीक है, स्टार्ट करें। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और पहला केस कवर करने वाला हूं अभी, है ना। अब इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बनाने से पहले पहले ही मैं बता देता हूं बनने के बाद इक्वेशन दिखेगी कैसे, शॉर्ट में, ताकि बनने के बाद आप आइडेंटिफाई करो, हाँ सर ने ऐसे बताई थी, देखो अब ऐसे दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कार्टेशियन फॉर्म में बताना चाह रहा हूं, है ना। तो ध्यान से सुनना, जब अपन ने लीनियर इक्वेशन इन टू डी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कवर किया, हाँ, जब अपन ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th में सीखा था, सीखा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th में सीखा था ना, याद आ रहा है। कैसे बनती थी, ऐसे बनती थी सर, ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे बनती थी। तो ये एक लाइन की इक्वेशन होती थी 2D में, राइट। ये एक लाइन की इक्वेशन होती थी 2D में। तो अगर मैं इसमें एक कंपोनेंट और बढ़ा दूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो ये जो चीज दिख रही है ये इक्वेशन ऑफ प्लेन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या है ये, किस प्रकार की इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन, यानी कि अगर 3 वेरिएबल्स में कोई भी इक्वेशन गिवन है लीनियर, क्वाड्रेटिक नहीं होनी चाहिए, तो वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। यानी अब जो मैं इक्वेशन बनाऊंगा फाइनली इसी फॉर्म में बन के आएगी, जैसे 3x प्लस 2y माइनस 7z प्लस 10 इक्वल टू 0। किसी ने ये इक्वेशन दे दी, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, तो आप क्या कहोगे? देखो ये प्लेन है, ये क्या है? एक प्लेन। ये इक्वेशन देते ही आप क्या कहना, अरे यार तूने तो प्लेन दिया है मुझे। कोई कहे आपको, मैं आपको एक लाइन की इक्वेशन देता हूँ और वो ना दे के ये दे दे, तो आप भ्रमित मत होना, ये लाइन की इक्वेशन है ही नहीं। लाइन की इक्वेशन तो अभी सीखा है ना कैसी होती है, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई, इस तरीके से 3 सेक्शंस में डिवाइड होती हो, तो कार्टेशियन फॉर्म है ना। ये किसकी इक्वेशन गिवन है? प्लेन की इक्वेशन गिवन है, जिसमें 4 टर्म्स हो और 3 वेरिएबल्स हो, एक्स वाई जेड। ऑब्वियस बात है कि प्लेन की इक्वेशन में 2 वेरिएबल से तो काम चल ही नहीं सकता, तीनों वेरिएबल चाहिए एक्स वाई जेड, क्योंकि प्लेन होता है स्पेस में। प्लेन 2D प्लेन पे कैसे होगा? समझ गए ना? प्लेन तो होगा स्पेस में, तो एक्स वाई जेड तीनों चाहिए होंगे और लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल चाहिए। इक्वेशन अभी बनाएंगे ना तो कुछ इस प्रकार की ही बन के आएगी, कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर भी बनाएंगे, वेक्टर से जैसे कार्टेशियन कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रकार की इक्वेशन बन के आएगी। चलें, ठीक है। तो पहली फॉर्म बनाना स्टार्ट करें, ठीक है। तो साथ के साथ नोट्स पे आ जाओ और देखो पहली फॉर्म कैसे बनती है। ये तो लाइन हमने कल कवर किया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पहले तो हम बात करते हैं कि प्लेन को 3D में यूनिकली डिफाइन कैसे करते हैं ना, व्हाट आर द गिवन पॉइंट्स, फिर उसका पहला केस उठाएंगे, है ना। फिर उसका पहला केस उठाएंगे। आ गया। हम्म, पढ़ो क्या कहता है, यहां से आपको प्लेन के इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है बेटा, और पढ़ो ये क्या कहता है। अ प्लेन इन 3D, a plane in 3 dimensional space is uniquely defined if, ये इनमें से कोई एक केस गिवन हो तो यूनिकली डिफाइंड हो जाएगा। पहला केस पढ़ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड नॉर्मल वेक्टर आर गिवन। अब पढ़ने में थोड़ी शुरुआत में दिक्कत आएगी, ध्यान से पढ़ो। उस प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर दूरी गिवन हो और उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर गिवन हो। अभी नॉर्मल वेक्टर बार बार निकल के आएगा प्लेन के कॉन्सेप्ट्स में, तो पहले इसी को कवर कर लेते हैं। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर मतलब ऐसा एक ऐसा वेक्टर जो उस प्लेन से परपेंडिकुलर हो, उसको कहते हैं नॉर्मल वेक्टर। फिर से सुनो, नॉर्मल वेक्टर मतलब क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जो उस प्लेन से परपेंडिकुलर, जैसे कि ये बुक है, एक प्लेन है, तो इससे परपेंडिकुलर एक वेक्टर जा रहा होगा, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है। तो ऐसे बहुत सारे नॉर्मल वेक्टर्स हो सकते हैं, इधर भी नॉर्मल वेक्टर है, इधर भी नॉर्मल वेक्टर है, इधर पीछे नीचे भी है, नीचे भी बहुत सारे नॉर्मल, एक कुछ वेक्टर्स इसके आर पार भी जा रहे होंगे, है ना। समझ गए? तो नॉर्मल वेक्टर मतलब प्लेन से परपेंडिकुलर एक वेक्टर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाने वाला एक वेक्टर क्या कहलाएगा? इसका नॉर्मल वेक्टर। तो अब मैं जब भी कहूँ नॉर्मल वेक्टर को तो आप समझ जाना नॉर्मल वेक्टर किस चीज की बात कर रहे हैं सर, किस चीज की बात कर रहे हैं। एक ऐसा वेक्टर है ना, एक ऐसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जो इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। अब पहला केस पे आ जाओ वापस। एक प्लेन को यूनिकली डिफाइन कर सकते हो बेटा जब उसका नॉर्मल वेक्टर गिवन हो और उसकी ओरिजिन से दूरी गिवन। उसकी ओरिजिन से क्या गिवन हो? दूरी। अब एक और चीज सुनो, जब मैंने कहा एक पॉइंट से एक प्लेन की दूरी, जैसे फिर से सुनो, ये प्लेन है, ये पॉइंट है स्पेस में, इससे इस प्लेन की दूरी बताओ। तो आप दूरी ऐसे नापेंगे, ऐसे नापेंगे, या सीधी नापेंगे? शॉर्टेस्ट ही नापेंगे, यानी डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट ही होती है, डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट ही होती है। तो अब ध्यान से सुनना, इस पॉइंट से जब आप दूरी इसकी शॉर्टेस्ट नापेंगे, तो जो दूरी आपने नापी वो भी तो नॉर्मल वेक्टर है, वो भी तो परपेंडिकुलर है। दूरी नापने के लिए जो आपने डंडा खड़ा किया है यहाँ पे, सर ये इसकी दूरी है, इस पॉइंट से इसकी, ये वेक्टर, जो वेक्टर की लेंथ है ये इसकी दूरी है। तो ये वेक्टर ही तो इसका नॉर्मल वेक्टर, मतलब बहुत सारे और भी नॉर्मल वेक्टर्स हैं लेकिन ये भी तो इसका नॉर्मल वेक्टर है या नहीं है? नहीं समझ आया भाई? आपको एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए और ओरिजिन एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है स्पेस में, उससे दूरी चाहिए। तो आप ओरिजिन से दूरी ही नाप लो ना, नाप ली दूरी, और उसके बाद जो वो वेक्टर बन के आया वो भी तो उसका नॉर्मल वेक्टर है।
समझ आई बात? आप किसी दूसरे नॉर्मल वेक्टर की बात क्यों कर रहे हो? ठीक है। अब देखो, जो सेकंड वाला केस है, एक बार सुनो ध्यान से, उसमें भी नॉर्मल वेक्टर चाहिए उसको, लेकिन सेकंड वाले केस में ये नॉर्मल वेक्टर ओरिजिन से नहीं निकलता है, क्योंकि ओरिजिन से दूरी बना ही नहीं रहे हम। पहले वाले केस में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बना रहे हो ना, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है ना, ये वही नॉर्मल वेक्टर है जो ओरिजिन से दूरी नापने के लिए बनाया गया। लेकिन सेकंड वाले केस में ये ओरिजिन से नहीं बना हुआ। समझ आया? ये ओरिजिन से नहीं बना हुआ। इधर देखो, लेट से ये हवा में लटकता हुआ एक प्लेन है, वो ओरिजिन। ओरिजिन से मैंने कहा इसकी दूरी बताओ, तो आप परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे और इसकी जो डिस्टेंस होगी वही दूरी होगी। तो जो आपने लाइन खींची ना, यही इसका नॉर्मल वेक्टर होगा पहले केस में। तो जो ओरिजिन से बनेगा वो वाला नॉर्मल वेक्टर की बात होगी पहले केस में तो। लेकिन सेकंड केस में तो आप ओरिजिन से दूरी देख ही नहीं रहे हो, नहीं देख रहे हो, तो फिर इसका कोई भी नॉर्मल वेक्टर हो सकता है सेकंड केस। नॉर्मल वेक्टर होगा तो परपेंडिकुलर ही, लेकिन बहुत सारे नॉर्मल वेक्टर्स हैं ना एक प्लेन के। तो फर्स्ट केस में तो वो नॉर्मल वेक्टर की बात हो रही है जो ओरिजिन से बनाया गया है। लेकिन सेकंड केस में नॉर्मल वेक्टर की डेफिनेशन बदल गई, अब ओरिजिन से नहीं बन रहा है। अब कोई भी नॉर्मल वेक्टर हो सकता है, क्योंकि ओरिजिन से दूरी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। समझ गए क्या? उसमें भी नॉर्मल वेक्टर की बात हो रही है, इसमें भी नॉर्मल वेक्टर की बात हो रही है। उसमें नॉर्मल वेक्टर ऐसे मान लो, चलो उसमें नॉर्मल वेक्टर ओरिजिन से बनाया गया है, इसमें नॉर्मल वेक्टर की ओरिजिन से बनने की गारंटी नहीं है। बन जाए तो बात अलग है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। कोई भी नॉर्मल वेक्टर, एनी नॉर्मल वेक्टर है ये उसी प्लेन का। समझ में आई बात? तो अब वापस पहले केस पे आता हूं मैं ना। एक प्लेन की अगर परपेंडिकुलर दूरी ओरिजिन से और ये वेक्टर दे दें, तो ये यूनिकली डिफाइंड क्यों होगा? ऐसे बहुत सारे प्लेन्स क्यों नहीं बन सकते, है ना? यूनिक कैसे बनेगा? तो एक डंडा नहीं है मेरे पास। डंडा वैसे काम कम ही आता है मेरे पर, इस जगह समझाने में आता है। तो चलो फिर इसकी मदद लेने की कोशिश करता हूँ मैं। ये कैमरा ऑन करना पड़ेगा, इसके बिना कुछ समझ नहीं आएगा। बस शुरुआती जो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना बेटा, वही थोड़ा सा मुश्किल है। एक बार फ्लो में आ गए ना, फिर प्लेन भी बहुत आसान लगता है ना। तो ट्राई टू कंसंट्रेट, ये आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी को मान लो। देखो कोई डंडा दिख रहा है क्या यहाँ पे? नीचे तो रखा हुआ था। चलो ऐसे मानो, चलो इधर आओ। अभी स्पेस में बात कर रहे हैं ना अपन, तो अच्छा तो ये रहता उसको ओरिजिन लेता है ना, लेकिन अब वहां से इतना लंबा डंडा नहीं है मेरे पास। तो लेट से ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, ये इसका जो बेस है ये ओरिजिन है। स्पेस में तो ओरिजिन तो कहीं भी हो सकता है। यहाँ से एक्स वाई जेड एक्सिस निकल रही है, ठीक है, ये प्लेन है। अब मैंने कहा ओरिजिन से, ओरिजिन से इसकी दूरी इतनी है ओरिजिन से इसकी दूरी इतनी है। चलो एक बार दूरी फिक्स नहीं करते हैं। मैंने कहा ओरिजिन से नॉर्मल वेक्टर बनाओ। ओरिजिन से नॉर्मल वेक्टर बन गया, परपेंडिकुलर वेक्टर बन गया। तो ये प्लेन भी इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। लेकिन ये प्लेन जो बीच में फंसा हुआ, एक बीच में फंसा हुआ है, वो भी परपेंडिकुलर है। और नीचे आ जाओ, वो भी मैंने कहा क्या इनफाइनाइट प्लेन से नहीं, यहाँ पे तो इनफाइनाइट प्लेन से। तो ये प्लेन ही थोड़ी ना इसके परपेंडिकुलर है। थोड़ा ऊपर आ जाओ, ये भी परपेंडिकुलर है इस वेक्टर की, ये भी तो परपेंडिकुलर है। मैंने कहा ये वेक्टर और ये प्लेन, तो बहुत सारे प्लेन हैं जो इससे परपेंडिकुलर है, तो यूनिक प्लेन तो नहीं बना। लेकिन अगर मैं दूरी फिक्स कर दूं, नहीं मेरे को तो 10 सेंटीमीटर दूरी चाहिए, अब तो यूनिकली डिफाइंड हो गया ना। तो ये दो डेटा देते ही यूनिकली डिफाइंड होगा नहीं होगा, सोचो जरा। एक तो आपको ओरिजिन से नॉर्मल वेक्टर मिले, ओरिजिन से नॉर्मल वेक्टर मिलने के बाद भी बहुत सारे प्लेन्स हैं सर, लेकिन हाँ एक गारंटी है, ओरिजिन से जब आपने नॉर्मल वेक्टर दे दिया ना, तो अब बहुत सारे जो प्लेन्स हैं वो सारे पैरेलल हैं एक दूसरे के। अब उनमें से हमारा प्लेन कौन सा है जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं? जैसे ही दूरी फिक्स कर दो, 10 सेंटीमीटर पे एक ही प्लेन मिलेगा, 20 सेंटीमीटर पे भी एक ही मिलेगा, 30 सेंटीमीटर पे भी एक मिलेगा, 5 सेंटीमीटर पे भी इसके बीच में कटा हुआ एक ही मिलेगा। तो ओरिजिन से अगर दूरी फिक्स कर दें तो एक ही यूनिक प्लेन मिलेगा। समझ गए? दो तीन नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ओरिजिन से 5 सेंटीमीटर दूर या 5 मीटर दूर और एक प्लेन है, तो वो एक ही प्लेन होगा। आप ऐसे नहीं कहोगे सर वहां तो तीन चार प्लेन रखे हुए थे। तीन चार कैसे रखे हुए होंगे? वो एक ही तो यूनिक प्लेन रखा हुआ होगा। समझ गए ना? क्लियर है? अच्छा ऐसे मानो शादी ब्याह में तो जाते ही होंगे, तो वहां पे पनीर टिक्का की स्टॉल देखिए, देखिए पनीर टिक्का की स्टॉल। पनीर टिक्का कैसे बनता है आपने देखा होगा प्रोसेस, तो एक स्टिक होती है, स्टिक में पनीर के पीसेस ऐसे लगाए जाते हैं, वो सारे पनीर के पीसेस
उस डंडे से परपेंडिकुलर है या नहीं है ना? तो वो सारे प्लेन्स हैं, वो नॉर्मल वेक्टर है, वो सारे क्या हैं उसके प्लेन्स, वो सारे उससे परपेंडिकुलर हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, यहां से 10 सेंटीमीटर दूर जाओ तो वहां तो एक ही पनीर टिक्का का पीस रखा हुआ होगा ना, तो वो यूनिक प्लेन हो गया ना। मैंने कहा नहीं नहीं, 20 सेंटीमीटर दूर जाओ तो एक और रखा हुआ होगा। ठीक है, तो ओरिजिन से अगर दूरी फिक्स कर दें तो एक वन एंड ओनली वन यूनिक प्लेन डिफाइन होगा। तो इसका मतलब अगर दूरी दे दूं तो दूरी देते ही वो प्लेन जो की इक्वेशन बनेगी वो यूनिक बनेगी, वो डेटा सफिशिएंट है एक यूनिक प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए। पहला केस समझ आया? अब एक बार दोनों तीनों केस में ऐसे कैजुअली बता रहा हूं, फिर पहले केस को उठा रहा हूं। अब दूसरा केस सुनो। हाँ, नॉर्मल वेक्टर एक प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, लेकिन जब मैं ओरिजिन से दूरी की बात कर रहा हूं तो ओरिजिन से दूरी बनाने के लिए जो मैंने वेक्टर बनाया वो भी नॉर्मल वेक्टर है। तो पहले केस में तो वही नॉर्मल वेक्टर ले लूंगा जो ओरिजिन से दूरी बनाई। अब सेकंड केस में नॉर्मल वेक्टर कोई कोई भी नॉर्मल वेक्टर हो सकता है, इनफाइनाइट नॉर्मल वेक्टर्स हैं, कोई भी एक नॉर्मल वेक्टर दे दो सर मुझे। अब प्लेन की ओरिजिन से कनेक्शन है ही नहीं, है ना? अब ये लो लटक रहा है प्लेन हवा में, इसका एक नॉर्मल वेक्टर दे दो। जैसे चलो पहले नॉर्मल वेक्टर देते हैं, ये ले लो भैया नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर है ये। अब इस नॉर्मल वेक्टर है तो जो प्लेन जिस प्लेन की मैं बात कर रहा हूं वो इससे परपेंडिकुलर होगा। तो अगेन बहुत सारे प्लेन्स हैं, ये भी इससे परपेंडिकुलर, ये भी इससे परपेंडिकुलर, ये भी इससे परपेंडिकुलर, ये भी इससे परपेंडिकुलर, बहुत सारे प्लेन्स हैं अगेन। लेकिन इस प्लेन पे लाया होने वाला एक पॉइंट दे दूं तो वो पॉइंट और ये परपेंडिकुलर से के इंटरसेक्शन थे तो एक यूनिक प्लेन ही बन रहा होगा ना। जैसे मैंने कहा 1,2,3, तो या तो ये वाला प्लेन 1,2,3 से पास हो रहा होगा, या ये हो रहा होगा, या ये हो रहा होगा, सारे तो ना 1,2,3 से पास हो रहे होंगे। तो नॉर्मल वेक्टर के साथ एक पॉइंट दे दो, वो डेटा भी सफिशिएंट है प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए। लेकिन अब की बार ये नॉर्मल वेक्टर ओरिजिन से नहीं निकल रहा, कोई भी स्पेस में लटकता हुआ नॉर्मल वेक्टर है, क्योंकि ओरिजिन से कनेक्शन यहाँ पे बात हुई नहीं। तो क्या है सेकंड केस? अ पॉइंट लाइंग ऑन द प्लेन, प्लेन से पे लाए होने वाला एक पॉइंट कह दो, या फिर यूं कह दो प्लेन जिस पॉइंट से पास हो रहा है, बात एक ही है। मैं कहूँ एक पॉइंट जो इस पे लाया कर रहा है वो दे दो, या फिर मैं कहूँ प्लेन जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट दे दो, तो बात एक ही है। कुल मिला के एक पॉइंट चाहिए, एक सिंगल पॉइंट चाहिए, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, है ना? और नॉर्मल वेक्टर तो चाहिए ही चाहिए इस केस में भी। ठीक है, अब तीसरे केस में नॉर्मल वेक्टर कोई मारो गोली, नहीं चाहिए मुझे कोई नॉर्मल वेक्टर, आप मुझे 3 पॉइंट्स दे दो। लेकिन एक शर्त है, तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। नॉन कोलिनियर क्या होते हैं? जो एक लाइन पे लाए नहीं करते हैं, जो एक लाइन पे लाए नहीं करते हैं। अब तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक प्लेन कैसे पास होगा उसकी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो एक पॉइंट की बात करता हूं मैं, वन पॉइंट। तो मैंने कहा एक पॉइंट, एक पॉइंट ये लो, मैंने आपको ये दे दिया एक पॉइंट। तो इस पॉइंट से क्या यूनिक प्लेन पास होगा? क्या नहीं, अरबों करोड़ों प्लेन्स पास होंगे इससे। तो ये प्लेन भी इससे पास हो रहा है सर, ये प्लेन भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है सर। जैसे ये पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया तो इससे ये प्लेन भी निकल रहा है, ये प्लेन भी निकल रहा है, ये प्लेन यूनिक तो बना ही नहीं, तो एक पॉइंट को तो इससे तो काम चल ही नहीं सकता। किसने कहा 2 पॉइंट दे दूं? तो सर अब 2 पॉइंट से देखते हैं। तो 2 पॉइंट से आपको पता है, जैसे ही मैं आपको 2 पॉइंट्स स्पेस में दूंगा या प्लेन पे भी दूंगा, तो 2 पॉइंट्स में कहीं पर भी दूं, या एक लाइन तो उससे बनी सकती है, कहीं पर भी दूं स्पेस में, मैं कहीं पर भी 2 पॉइंट दे दूं एक लाइन तो बनी सकती है उससे। तो यानी कि 2 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का मतलब है लाइन से पास होने वाला प्लेन, 2 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का मतलब है लाइन से पास होने वाला प्लेन। एक लाइन से पास होने वाले भी इनफाइनाइट प्लेन से, चेक करके देखो कैसे। इस लाइन से पास होने वाला एक प्लेन मैंने ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, ओके, एक ऐसे बना दिया, ठीक है, एक ऐसे बना दिया। बोलो बहुत सारे लाइंस इस लाइन से पास होते होने वाले बहुत सारे प्लेन्स बन रहे नहीं बन रहे? इमेजिन करो ये लाइन है वो, तो इस लाइन से पास होने वाले ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, बहुत सारे बन रहे नहीं बन रहे? अच्छा, और एक्यूरेट एग्जांपल दूं, ये बुक देख रहे हो, बुक देख रहे हो, इसकी बाइंडिंग देख रहे हो, बाइंडिंग, ये एक लाइन है ये बाइंडिंग जो है जैसे बाइंडेड है, ये एक लाइन है, इस लाइन से एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, इस पेज को यहाँ खड़ा कर दें, इस पेज को यहाँ खड़ा कर दें, इस पेज, ये सारे 3 प्लेन्स देखो हैं। तो ये दो एक लाइन से पास होने वाले भी इनफाइनाइट प्लेन्स हैं, बहुत सारे प्लेन्स हैं, इसके नीचे भी जा रहे हैं बहुत सारे, ऐसे 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 करके। तो यानी कि एक लाइन से इनफाइनाइट प्लेन्स पास होंगे, और एक लाइन 2 पॉइंट से बनती है, तो यानी 2 पॉइंट से भी पार नहीं पड़ी। अब 3 पॉइंट्स देते हैं, देखें, है ना? लेकिन 3 पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर नहीं देते हैं, कॉलिनियर देते हैं, उससे भी पार पड़ेगी नहीं पड़ेगी चेक करते हैं। तो कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर क्या होता है? जो एक लाइन में एक लाइन पे हो वो कॉलिनियर, जो एक लाइन पे ना हो वो नॉन कॉलिनियर।
तो अब 3 पॉइंट्स दे देते हैं सर आपको, लेकिन कोलिनियर नहीं देंगे, और नॉन कोलिनियर नहीं देंगे, कोलिनियर देंगे। क्या देंगे? कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक लाइन पे लाया करें। तो ये लो मैंने 3 पॉइंट्स दे दिए एक लाइन पे, ए बी सी, एक ही लाइन पे लाया करें, तो बात तो वही हो गई अभी बुक वाली। तो आप 2 पॉइंट कहीं पर भी दो, उससे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी बनेगी, लेकिन 3 पॉइंट आप लाइन में लाया करने वाले दे रहे हो, तो वही स्ट्रेट लाइन ही तो बन रही है। तो जो अभी पहला वाला केस था, अगेन बहुत सारे प्लेन्स बन जाएंगे ना, लाइन ही तो बनी ना। अब लास्ट एंड फाइनल केस, आप है ना एक काम करो, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दो, 2 इधर 3 इधर। तो जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे वो ट्राइंगल बनाएंगे। बोलो। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ट्राइंगल बनाएंगे। शुरुआत में क्या बात करी? हर एक प्लेन फिगर एक प्लेन है, तो ये एक प्लेन बना नहीं बना? बना नहीं बना? तो अब आप थोड़ा सा स्पेस में इमेजिन करो। इस स्पेस में 3 पॉइंट्स मैंने दे दिए कहीं पर भी, एक वहां, एक यहां, एक यहां। ठीक है, 3 नॉन कोलिनियर दिए हैं। तो अब एक यूनिक प्लेन ही होगा जो तीनों से पास हो रहा है। तीनों से पास होने वाला तो यूनिक प्लेन ही होगा। दो से पास होने वाले इनफाइनाइट, जैसे इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट है, इन दोनों से पास होने वाले इनफाइनाइट है, इन दोनों से पास होने वाले, लेकिन एक दो तीन तीनों से पास होने वाला तो एक और एक ही प्लेन होगा जो यूनिक हो। तो तीसरा और आखिरी केस क्या है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लाइंग ऑन द प्लेन गिवन हो, या प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन हो। शर्त यह है कि वो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए। ओके, समझ आया? पासिंग मतलब वहां से गुजर रहे हैं, उस पॉइंट से वो इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हैं। तो अगर वो उससे इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हैं तो वो पॉइंट उस प्लेन पे लाया कर रहा है। तो मैं या तो ऐसे कह दूं कि उस प्लेन पे लाए होने वाले 3 पॉइंट्स दे दूं, या फिर मैं ऐसे कहूं उन 3 पॉइंट से गुजरने वाला प्लेन दे दो। बात एक ही। ठीक है, क्लियर है? तो ये 3 केसेस हैं हमारे बुक में गिवन, लेकिन एक चौथी और इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है, जिसको अपन चौथी फॉर्म कहते हैं। अब वो इंटरसेप्ट फॉर्म बनाई नहीं जाती। बनाने के लिए तो मतलब इक्वेशन बनाने के लिए तो यही 3 फॉर्म्स है बेटा, समझ रहे हो? इक्वेशन बनाने के लिए तो यही 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो आपकी बुक में गिवन है। लेकिन बनने के बाद एक चौथी फॉर्म और हो जाती है, मतलब इक्वेशन बनी बनाई है ना, तो वो बनी बनाई इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म हमने क्लास 11th में डिस्कस किया था लाइन के बारे में। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? जब एक लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रही है वो गिवन हो, ऐसी इक्वेशन बनती थी, आपको अगर याद हो तो। क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म इजी सी बात है, तो शायद से हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसे ही कवर हो जाएगा। देखो आपको अगर याद हो तो एक 2D प्लेन में, ये 2D प्लेन है, ये एक लाइन है। मान लो एक्स एक्सिस को 2 पे और वाई एक्सिस को 3 पे छूती है। तो इसकी इक्वेशन बन जाती थी बड़ी सरल सी, x/2 एक्स एक्सिस को 2 पे काट रही है, y/3 =1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी, बड़ी स्पेशल फॉर्म है ये एक तरीके से। तो उसी तरीके से प्लेन की भी इंटरसेप्ट फॉर्म हो सकती है। एक प्लेन x y z एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है वो गिवन होना चाहिए। तो मान लो एक्स एक्सिस को 2 पे काट रहा है वो प्लेन, वाई एक्सिस को 3 पे काट रहा है, और जेड एक्सिस को मान लो वो 7 पे काट रहा है, तो +z/7 और जोड़ दो। यही इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म, बिल्कुल लाइन के आगे के एक कदम आगे, लाइन का प्रमोशन कर दो, एक टर्म बढ़ा दो। तो ये सरल सी बात है, ये बनने के बाद देखेंगे, है ना? तो मेन तो अब अपने को इन 3 फॉर्म्स का डेरिवेशन, और ये 3 फॉर्म्स अभी तो डेटा पड़ा है, लेकिन इक्वेशन है कहाँ? एक लाइन की इक्वेशन है कहाँ? सो अब सबसे पहली फॉर्म देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब पहली फॉर्म्स मैं खुद कहता हूँ थोड़ी सी समझने में मुश्किल रहती है, दूसरी तीसरी फॉर्म जल्दी समझ आती है उल्टा। दूसरी और तीसरी फॉर्म अभी जब स्पेस में इमेजिन कराया तो भी दूसरी तीसरी फॉर्म आपको जल्दी समझ में आई होगी, और पहली जो ओरिजिन से नॉर्मल वेक्टर बनाते हैं वो वाली फॉर्म थोड़ी सी कम समझ में आती है। एक और चीज देखो, इसके आगे क्या लिखा हुआ है। जब एक प्लेन की इक्वेशन अपन इस डेटा से बनाते हैं, पहले वाले डेटा से बनाते हैं, तो इक्वेशन बनने के बाद वो इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन कहलाती है। ठीक है? ठीक है, जैसे मैंने इक्वेशन बनाई, बन गई, ये रही साहब, 3x + 2y, 3 4 टर्म्स में बनेगी। किससे बनाई आपने? इस डेटा से बनाई है। तो इस डेटा से अगर आपने वो इक्वेशन बनाई है, तो बनने के बाद वो अभी जिस फॉर्म में दिख रही है वो उस प्लेन की इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म है, क्योंकि वो पहले वाले डेटा से बनाई गई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और नॉर्मल वेक्टर से बनाई गई। सेकंड वाले से वो नॉर्मल फॉर्म नहीं कहलाएगी, बस इक्वेशन कहलाएगी। लेकिन वो जिस फॉर्म में दिख रही है बेटा, एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, 2x + 3y + 4z = 10।
एक इक्वेशन ये दिख रही है मुझे, 4x + 6y + 8z = 20। बताओ, एक ही प्लेन की दो इक्वेशन से नहीं है, ये अलग फॉर्म है, इसका दुगना कर दिया फॉर्म है। तो आपने इस डेटा से बनाई, बनने के बाद वो एग्जैक्टली जिस फॉर्म में अभी दिख रही है, एग्जैक्टली उसके साथ छेड़छाड़ मत करो, दुगना तिगना चौगुना कुछ मत करो, कौन टर्म्स को इधर उधर मत हिलाओ। जिस फॉर्म में वो दिख रही है वो वाली फॉर्म क्या कहलाती है? नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, उसके साथ छेड़छाड़ कर दी तो फिर वो नॉर्मल फॉर्म नहीं कहलाएगी, कहलाएगी उसी प्लेन की इक्वेशन, बट आपने उसको नॉर्मल फॉर्म में नहीं रखा है। ठीक है ना? चलो, हाँ जी, अब पहला सबसे फर्स्ट केस में बता रहा हूं आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। पहला केस पढ़ो, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन हो, अलोंग विथ, साथ में उसका नॉर्मल वेक्टर गिवन, और वो नॉर्मल वेक्टर भी वही नॉर्मल वेक्टर है जो ओरिजिन से निकल रहा है। पहले केस में क्लियर कट समझ आया? पहले केस में नॉर्मल वेक्टर ओरिजिन से बनेगा, सेकंड केस में भी नॉर्मल वेक्टर है लेकिन वो ओरिजिन से बनने की कोई गारंटी या इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। तो पहला केस चल रहा है, इसमें ये नॉर्मल वेक्टर कहाँ से बनेगा? ओरिजिन से बनेगा, और उसकी दूरी भी गिवन होगी। ओके। अच्छा, वन मोर थिंग, जब प्लेन से आप जैसे किसी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर बनाते हो, जैसे नॉर्मल वेक्टर आपने बना दिया, तो ये नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन से कहाँ टकरा रहा है, किस पॉइंट पे भिड़ंत हो रही है, उस पॉइंट को कहते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। जैसे मान लो ये प्लेन है, ये नॉर्मल वेक्टर है, तो ये प्लेन और ये नॉर्मल वेक्टर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इस पॉइंट का नाम समझ में आया? तो कभी मैं कहूँ ना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, कई बार क्वेश्चन आता है कि एक वेक्टर एक प्लेन से भिड़ गया, वेक्टर भी दे दिया, प्लेन की इक्वेशन भी दे दी, अब बताओ जहां भिड़ा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, यानी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल के बताओ। ठीक है, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होता क्या है तो पता हो हमको, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जहां पे वो भिड़ रहे हैं उस पॉइंट को क्या कहेंगे? फुट। लेकिन वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो अगर इस 60 डिग्री के एंगल पे भिड़ रहा है तो वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नहीं है, वो तो बस इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस केस में। लेकिन अगर वो परपेंडिकुलरली भिड़ रहा है तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी है, साथ में वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। डन? ओके। हाँ जी, आ जाओ, इस फिगर को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। ये एक 3D फिगर है, 3D स्पेस बनाया मैंने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बना, अपन ने 2 चैप्टर से बना ही रहे हैं वैसे भी। ये एक प्लेन है, ये रेक्टेंगल एक प्लेन, कैसा भी शेप में हो सकता है। ये ओरिजिन है, ये इसकी ओरिजिन से दूरी है, और एन मेरा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। चेक करो, ये वेक्टर ओ एन और ये प्लेन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो एन पे ये परपेंडिकुलर से कनेक्ट होंगे। अब आप ये 2D में बना हुआ है तो थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल हो रहा होगा। देखो ये प्लेन ऐसे है, ये प्लेन ऐसे है, और ये ओरिजिन से ऐसे आ रहा है, तो ये जहां पे बढ़ रहा है ये है एन, ये जहां पे बढ़ रहा है, ऐसे मत मानो कि, ऐसे मानो कि ये जो प्लेन है ना, ये से उठा हुआ है, आगे की साइड उठा हुआ है, ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है इससे 3D में से आगे उठा हुआ है ऐसे मानो, और उस ओरिजिन से उस पे एक वेक्टर आ रहा है ओ एन वेक्टर। समझ आया? तो ये तो हो गया मेरा नॉर्मल। एन क्या कहलाएगा बेटा? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अपन ने लाइन की इक्वेशन बनाई थी, लाइन की इक्वेशन में वो डेटा कुछ भी दे दे, आपको एक आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स जेड तो मानना ही पड़ेगा ना, जो उसकी इक्वेशन को उसके सारे पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेटिव है। इस प्लेन के सारे पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेटिव मैंने एक पी पॉइंट मान लिया, पहले भी पी मानते थे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और उसका पोजीशन वेक्टर पहले भी आर वेक्टर होता था, होता। हम्म, आ जाओ फटाफट से। जो पॉइंट पी आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने लिया एक्स कोमा वाई कोमा जेड, उसका पोजीशन वेक्टर लाइन के केस में भी हम आर रखते थे, वही सेम रखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो, वही आर वेक्टर, यानी वेक्टर आर हमेशा एक्स कोमा वाई कोमा जेड का पोजीशन वेक्टर होता है, लाइन के केस में भी इधर भी। और जो ओ से लेके एन आपने नॉर्मल वेक्टर बनाया है, ठीक है, उस वेक्टर को हम या तो वेक्टर ओ एन बोल सकते हैं उसके पोजीशन वेक्टर को, या फिर शॉर्ट में इस केस में सिंगल लेटर से भी मार्क किया जाता है। वैसे वेक्टर को सिंगल लेटर से, कैपिटल लेटर से नहीं मार्क किया जाता है, लेकिन इस वाले केस में मार्क किया जाता है। ठीक है, कैपिटल वेक्टर वेक्टर एन का मतलब है वही ओरिजिन से नॉर्मल वेक्टर। समझ गए?
लेकिन कोई और नॉर्मल वेक्टर है उसको वेक्टर एन नहीं कह सकते। वेक्टर एन किसको कह सकते हैं? जो ओरिजिन से, नॉर्मल वेक्टर तो बहुत सारे हैं परपेंडिकुलर बेटा, लेकिन सेकंड केस में मैंने क्या कहा था, वो ओरिजिन से नहीं बनता है। सेकंड केस में वो ओरिजिन से नहीं बनता है, तो वहां पे आप उसको वेक्टर एन नहीं कहेंगे। वेक्टर एन उसी को कहेंगे जो ओरिजिन से बन रहा हो, यानी फर्स्ट केस में इसका नाम वेक्टर एन रखा जा सकता है। ठीक है। और सुनिए, जो इसकी दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, उस दूरी को स्मॉल डी लेटर, स्मॉल लेटर डी से डिनोट कर दिया गया है। जैसे मैंने कहा 10 सेंटीमीटर दूरी है बेटा ओरिजिन से, तो आप क्या कहोगे, डी इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है। अब आपको क्या क्या गिवन होगा पहले केस में? ये वेक्टर गिवन होगा और ये दूरी गिवन होगी, दैट्स इट। ये वेक्टर गिवन होगा, ये दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और जिस ओरिजिन से बना हुआ नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा। आपको इक्वेशन बनानी होगी, इसीलिए डेटा है आपके पास। आपने एक ऑर्बिट्रेरी पॉइंट पी भी मार्क कर दिया। तो सुनो ध्यान से, एक तो ओरिजिन है, एन और पी दोनों प्लेन पे लाया कर रहे हैं, यस और नो? एन तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, और पी ऑब्वियसली प्लेन पर ही तो एक पॉइंट लूंगा मैं। तो एन और पी फुट प्लेन पर ही लाया कर रहे हैं, ओ उस प्लेन से बाहर है स्पेस में, ओरिजिन पे, ओरिजिन है वो, ठीक है ना? तो ओ एन पी एक ट्राइंगल बनाएंगे। तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हुए या नहीं हुए बताओ? ये प्लेन है, ओरिजिन, ओरिजिन से भिड़ंत हुई एन, एन ओ, दो पॉइंट मिल गए, और पी इधर ही कहीं ले लिया, इस प्लेन पे ही कहीं ले लिया, तो पी एन ओ एक ट्राइंगल बनाएंगे। एन और पी तो इस पे ही है, ओ वहां पर है। एक ट्राइंगल बनाएंगे नहीं बनाएंगे बोलो? बनाएंगे ना, तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ही तो वही है। तो मैंने क्या करा, ओ एन पी ट्राइंगल बना दिया, बना दिया। अब ओ एन पी ट्राइंगल के अंदर आप ट्राइंगल लो लगा सकते हो, लगा सकते हो बोलो? तो कोई मुझे ये बताओ कि ट्राइंगल लो लगा के मेरे को, मेरा काम क्या है, एनपी वेक्टर निकालना। ट्राइंगल लो से को क्यों मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, काम क्या है मेरा, एनपी वेक्टर निकालना। क्या निकालना? एनपी। अब एनपी वेक्टर कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप ये देखो, आप ओ से लेके एन जाओ या एन से लेके पी जाओ, इनडायरेक्टली आप ओ से पी जा रहे हो। ट्राइंगल लो क्या करता है, तीसरी साइड जो दोनों का सम रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ओपी इक्वल टू, ओ से लेके एन चले जाओ प्लस एन से लेके पी चले जाओ, ये सुनो। लेकिन मेरा टास्क क्या था, वेक्टर एनपी निकालना। क्या टास्क था, वेक्टर एन, बोलो? ओ से लेके, हाँ, ओ से लेके एन जाओ, एन से लेके पी जाओ, इसका मतलब ओ से लेके पी जाओ। ट्राइंगल वो क्या करता था, वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर सी तो करता था, तीसरी साइड जो होती थी उसका समीशन ही तो शो करती थी। तो ओ एन प्लस एन पी बराबर ओपी होगा वेक्टर की दुनिया में। लेकिन मेरा काम यहाँ से एनपी वेक्टर निकालना है, तो एनपी वेक्टर निकालने के लिए इसको उधर भेज दूं मैं, तो क्या बनेगा, वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओ एन, वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओ एन, वेक्टर ओपी, ओपी तो वेक्टर आर है, स्मॉल लेटर आर है, और वेक्टर ओ एन, वेक्टर ओ एन अभी हमने बात करी उसको सिंगल, डी तो उसकी दूरी है बेटा, डी तो डिस्टेंस है। अभी वेक्टर क्या है, तो वेक्टर को अपन ने वेक्टर कैपिटल एन से भी डिनोट कराया था, बताया ना मैंने? ठीक है, यहां तक कोई डाउट? और ये क्या हो गया, वेक्टर एनपी, कोई डाउट यहां तक? नो डाउट। इसको एक बार के लिए यहीं छोड़ दो। अब दूसरी बात कर रहा हूं मैं। अब मुझे एक चीज बताओ, एक वेक्टर है, ठीक है, तो हर एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी तो होता है, उसी की डायरेक्शन में एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है। तो ये जो वेक्टर ओ एन है, जिसको आपने वेक्टर एन का है, इसका यूनिट वेक्टर भी तो रहा होगा, उसको हम एन कैप कह सकते हैं। और किसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से गुणा कर दें, तो मैग्नीट्यूड से गुणा करते ही वो टोटल वेक्टर एन बन जाता है। मतलब किसी भी वेक्टर को कैसे डिफाइन करते थे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ऐसे ही तो डिफाइन करते थे। तो जो वेक्टर एन है उसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड तो डी है ना, गिवन है ना, और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को एन कैप कह सकते हैं। तो डी एन कैप से कह सकता हूं मैं वेक्टर एन को, तो यहाँ पे वेक्टर एन को मैं हटा के डी एन कैप लिख दूं तो चलेगा। डी यानी कि ये डिस्टेंस जो गिवन है, इनटू इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। ठीक है, वेक्टर आर माइनस, और ये क्या हो गया, वेक्टर एन पी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? हाँ बोलो। अपन इस प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए अपने को एक्स कोमा वाई कोमा जेड के कॉम्बिनेशन में एल एच एस इक्वल टू आर एच एस एक कॉम्बिनेशन एक्सप्रेशन बनाना है। उस एक्सप्रेशन बनाने के लिए अपन इस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, और डेटा को एनालाइज करने के लिए अपन ने एक ट्राइंगल बनाया, उस ट्राइंगल के अंदर अपन ने ये डेटा निकाला। अच्छा, अब सर वेक्टर एन ही क्यों, वेक्टर एन क्यों नहीं रख रहे आप, डी एन कैप क्यों रख रहे हो? क्योंकि ये डी गिवन है मुझे, मुझे वेक्टर एन गिवन ही नहीं है ना, मुझे तो डी गिवन है, तो डी एन कैप ही लिखना पड़ेगा। उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को एन कैप मान लिया, डी निकाल लिया। अब मुझे एक चीज बताओ, इस फिगर के अंदर कौन से दो वेक्टर्स हैं जो परपेंडिकुलर हैं? इसको डिलीट कर देता हूँ।
नहीं, वेक्टर्स, दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। प्लेन से तो एक वेक्टर ही परपेंडिकुलर है, ओ एन, है ना। दो वेक्टर्स हैं, प्लेन को भूल जाओ, दो वेक्टर्स है, दो लाइंस हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, ओ एन और एन पी। ओ एन तो वो ओरिजिन से बनाई आपने, और एन पी प्लेन पर ही लाया कर रहा है ना। तो ओ एन और एन पी, वेक्टर ओ एन अगर परपेंडिकुलर है वेक्टर एन पी से, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है, तो मैं क्या कह दूंगा, वेक्टर ओ एन डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एन पी इक्वल टू जीरो, यस और नो। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, वेक्टर ओ एन जो है, वेक्टर ओ एन जो है उसका डॉट प्रोडक्ट एन पी, वेक्टर ओ एन की परिभाषा अभी हमने क्या बताई थी, डी एन कैप बताई थी। वेक्टर एन ही तो था ये, डी एन कैप। डॉट प्रोडक्ट एनपी वेक्टर यहां से कॉपी करो, ये दिख रहा है आपको, क्या है, वेक्टर आर माइनस डी एन कैप इक्वल टू जीरो। इसको सॉर्ट आउट कर दो, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं दोनों का, इसका इससे भी करना पड़ेगा, इसका इससे भी करना पड़ेगा। तो देखो इधर देखो, डी तो मैग्नीट्यूड, एन कैप वेक्टर, आर वेक्टर, तो इसको मर्ज करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डी एन कैप आर, आर वेक्टर ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है, फिर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया, डी इंटू डी, डी स्क्वायर, ओके। डी इंटू डी तो डी स्क्वायर हो गया, एन कैप इंटू एन कैप, एन कैप इंटू एन कैप किसी भी वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो वेक्टर एन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आगे बढ़ो, और क्या पता चला, डी एन कैप आर वेक्टर, डी स्क्वायर इंटू वन डी होगा, और डी स्क्वायर होगा इक्वल टू जीरो। यहां से डी कॉमन ले लें, यहां से डी कॉमन ले लें, तो क्या बचा, एन कैप आर। अच्छा, एन कैप आर को आर एन कैप भी लिख सकते हो, क्यों, डॉट प्रोडक्ट ही तो है, ये डॉट प्रोडक्ट है बीच में, है ना, डॉट प्रोडक्ट ही तो है। ठीक है, और एक डी कॉमन ले लिया तो एक डी बचा अंदर इक्वल टू जीरो। यहां से क्या पता चला कि या तो डी जीरो है या ये जीरो है, डी तो जीरो हो ही नहीं सकता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ तो गिवन होगी ना, 1 2 3 4 5, तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है कि डी जीरो है, तो यानी कि यही जीरो है। यानी कि आर, इधर लिख रहा हूं, वेक्टर आर डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल टू जीरो है। इस डी को उधर भेज दूं, डी को उधर भेज दूं, तो आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन द फर्स्ट फॉर्म। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ही अगर जीरो दे दी, मैं आपको मैंने कहा, आप जीरो रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जीरो रख दो तो वो भी इक्वेशन बनेगी, वो भी इक्वेशन बनेगी। अब इसमें मैं डी की वैल्यू जीरो रख दूं, लेकिन वो तो एक स्पेशल केस हो गया, बाकी आपको डिस्टेंस कुछ तो देगा ना, 10 यूनिट, 5 यूनिट, 20 यूनिट, इसलिए डी की वैल्यू हमने जीरो नहीं, या फिर ऐसे मानो डी उधर डिवाइड हो गया, जीरो डिवाइडेड बाई डी जीरो हो गया। ठीक है, तो ये जो आपको फॉर्म दिख रही है, ये तो डेरिवेशन था जो भी मैंने बताया, ये याद रह भी जाए नहीं भी रह जाए आपकी मर्जी, लेकिन ये जो लास्ट में ब्रैकेट में पैक हो रहा है, ये पहली फॉर्म बन गई है आपको, और पहली फॉर्म वेक्टर फॉर्म की मिली है, अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे। क्या है बोलो, याद हुआ, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, क्या है बोलो, जहां पे एन कैप क्या है, ओरिजिन से बने हुए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ओरिजिन से बने हुए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। आर तो बेटा वेक्टर की इक्वेशन में, प्लेन की इक्वेशन में रहेगा ही रहेगा ना, आर को थोड़ा छेड़ सकते हैं, अगर मैं कार्टेशियन बनाऊंगा तो आर क्या हो जाएगा, एक्स आई के वाई के जाएगा। अपन ने इक्वेशन ऑफ ए लाइन बनाई थी तो लगाया था ना, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, तो आर को थोड़ा छेड़ सकते हैं, आर तो सब में ही आएगा, चाहे से प्लेन की इक्वेशन हो चाहे से लाइन की इक्वेशन। नहीं, आर उस प्लेन पे लाए होने वाले एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, उसका पोजीशन वेक्टर है ओ आर, मतलब वो पी, सॉरी वो उनको पी लेते थे अपन, वेक्टर ओपी है वेक्टर आर, और लाइन पे भी होता था, याद करो वो वेक्टर आर। ठीक है, तो आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी याद हुआ। अच्छा, इसकी अगर मैं वो वाली फॉर्म बनाऊं, कार्टेशियन फॉर्म, बताओ क्या बनाई हमने, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। अब डी कोई आपको वो दे रखी होगी, डिस्टेंस। ठीक है, एन कैप आपको क्या दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ द नॉर्मल वेक्टर। आर को क्या लिख सकते हो आप, एक्स आई कैप, आर को क्या लिख सकते हो बोलो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के कंपोनेंट्स खोलता हूं तो ये, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स एलएमएन में खुलते हैं, यस और नो, और अगर यूनिट वेक्टर नहीं हो तो एबीसी में खुलते हैं, ये सीखा है। तो अभी ये यूनिट वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप और इक्वल टू डी, डी एक आपको डिस्टेंस दे रखी होगी। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, तो एल इंटू एक्स हो जाएगा एल एक्स, आई कैप तो वन हो गया ना, एम एम जे एम वाई, सॉरी एम वाई
और एन जेड इक्वल टू डी। ये है आपकी पहली फॉर्म की कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन में चार कंपोनेंट्स होंगे, एक्स वाई जेड और एक कांस्टेंट। ठीक है। अब अगर आपको एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है ना, तभी ये एलिमेंट है। लेकिन अगर इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं आ रहा है, इसके स्क्वायर का सम का रूट मतलब इनका मैग्नीट्यूड एल एम एन, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आ रहा है तो ही तो ये एन कैप है। बाय द वे मान लो इनका मैग्नीट्यूड 1 आ ही नहीं रहा है, तो यानी कि ये एन कैप नहीं है, फिर ये वेक्टर एन है। फिर उसने वही नॉर्मल वेक्टर उठा के दे दिया है, फिर इसने उसका यूनिट वेक्टर उठा के नहीं दिया है। तो उस केस में जो आरएचएस है वो भी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होगी। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो ही जो आरएचएस में रखा हुआ है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, अगर नहीं है तो फिर वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है। एक एग्जाम्पल देते हैं, 1/√3 एक्स, ओ 1/√3, नॉट 1/√3 एक्स, प्लस आगे बोलो 1/√3 वाई प्लस 1/√3 जेड इक्वल टू 7। एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है। दूसरी इक्वेशन पकड़ो, 2x प्लस 3y माइनस 5z इक्वल टू 10। पहले केस में तो ये 7 यूनिट उस प्लेन की ओरिजिन से दूरी है, पर दूसरे केस में ये 10 यूनिट उसकी ओरिजिन से दूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर का सम का रूट 1 होता है। चेक करो, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1/3, 1/3, 3/3 1 होता है। लेकिन 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या 1 बनाता है क्या? तो एक्चुअली ये एबीसी है। एक्चुअली ये क्या है, यानी कि इसने एन कैप देने की जगह वेक्टर एन दे दिया है। अब वेक्टर एन अगर दे दिया तो फिर ये डी नहीं है। ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तभी है जब इधर एन कैप रखा हुआ हो, यानी कि यहाँ पे जो ये कंपोनेंट्स रखे हुए हैं इसके कोएफिशिएंट्स, इसको अपन बोलते थे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स जो लिखते हैं अपन, इनके स्क्वायर का सम का रूट मैग्नीट्यूड 1 यूनिट बनाए, उस केस में जो आरएचएस में कांस्टेंट टर्म रखी हुई है वही ओरिजिन से दूरी मानी जाएगी। लेकिन अगर नहीं बनाए तो फिर ये नहीं मानी जाएगी। इस केस में अगर दूरी पूछ ले तो इस पूरे को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराओ, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर से पूरे, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी डिवाइड कराओ। डिवाइड कराने के बाद जो आरएचएस बचे वो है परपेंडिकुलर दूरी फ्रॉम द ओरिजिन। अभी ये 10 जस्ट इसकी इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है। इक्वेशन के अंदर तो टर्म्स होती है ना बेटा, इक्वेशन के अंदर टर्म्स होती है, एक्स वाली टर्म, वाई वाली टर्म, जेड वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म। तो अगर एक्स वाली टर्म, वाई वाली टर्म और जेड वाली टर्म का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम 1 बनाता है तब तो कांस्टेंट टर्म डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। नहीं बनाता है तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है, जस्ट वो टर्म है, उस इक्वेशन का एक पार्ट है बस। वहां से डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछे तो आप उसके मैग्नीट्यूड से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कराओ। डिवाइड कराते ही ये तो 1 बनाने लग जाएंगे एलएचएस पार्ट तो, और आरएचएस पार्ट जो हो जाएगी वो स्मॉल डी हो जाएगी। तो उस केस में उसको स्मॉल डी नहीं कहते, अगर ये वेक्टर एन रखा हुआ है ना यहाँ पे आर डॉट वेक्टर एन की फॉर्म में, तो उसको फिर कैपिटल डी से मार्क कराते हैं क्योंकि जस्ट वो कांस्टेंट टर्म है वहां पे। लेकिन अगर एन कैप रखा हुआ है तो स्मॉल डी से मार्क कराते हैं। और याद रखना स्मॉल डी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगी, कैपिटल डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होगी, वो बस उसकी इक्वेशन का एक चौथा कंपोनेंट है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ए बी सी डी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कोएफिशिएंट्स होते हैं, तो वो डी वो वाला डी है, वो कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी पहली फॉर्म कवर होती है कंप्लीटली। गो थ्रू करो, इधर आ जाओ, अब मैं वापस, हाँ यस। देखो अगर आप इक्वेशन बना रहे हो, मेरी बात सुनो, जब आप इक्वेशन आगे होके बना रहे हो तब तो वो ऑब्वियसली जब आपने आगे होके बनाई है तो आपने डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आपको दे रखी है कि बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 20 है, तो आपने 20 ही रखा हुआ है यहाँ पे। उस समय तो वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, और यहाँ पे एलएमएन है, वो जो आपने रखे हैं वो क्या है, एलएमएन। लेकिन बनी बनाई दे दी, तो फिर ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है या नहीं है, ये चेक करने के लिए चेक करना पड़ेगा कि ये एलएमएन है या नहीं है। अब ये एलएमएन होंगे तो स्क्वायर का सम का रूट 1 होगा, और अगर वो एबीसी होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ना होंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो, वेक्टर एन हो, वो मान लो वेक्टर एन हो तो वो डायरेक्शन रेशियोज हैं, वेक्टर एन कैप हो तो वो डायरेक्शन कोसाइंस है। तो वो एलएमएन ना होके अगर एबीसी निकल जाए तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं। बनी बनाई इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं तो। जब आप बना रहे हो आगे इस वाले डेटा से तो ऑब्वियसली आप जो उसने दे रखी है वही तो रख रहे हो, तो उसमें तो ऑब्वियसली वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब एक बार इसको रीड आउट करो। लेट वेक्टर ओ एन या वेक्टर एन बी द नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन प्लेन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। इस केस में हम उस वेक्टर एन को ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड कह दो या स्मॉल लेटर डी से हमने मार्क कर दिया है। पी कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट मानना ही पड़ेगा, हर केस में मानना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बनेगी। जो कि प्लेन पे लाई कर रहा है उसके पोजीशन वेक्टर को अपन ने वेक्टर ओपी कह दिया या स्मॉल लेटर में वेक्टर आर कह दिया। यूनिट वेक्टर वेक्टर ओ एन का यूनिट वेक्टर को एन कैप कह दिया।
ठीक है, कह दिया, आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर एन को मैंने तोड़ दिया, वेक्टर एन बोले तो उसका मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप, यानी कि डी एन कैप। तोड़ दिया, क्योंकि मुझे डी गिवन है। मैं अगर डी गिवन नहीं होता तो मैं तोड़ता ही नहीं, फिर मैं वेक्टर, जैसे सेकंड केस में डी नहीं गिवन होगा ना, तो मैं वेक्टर एन को वेक्टर एन ही ले लेके घूमूंगा पूरी इक्वेशन में, समझ गए। ओके, आगे बढ़ो। अब ट्राइंगल लॉ से मैंने तीन वेक्टर्स के बीच की रिलेशन निकाला, तो ओ एन प्लस एन पी बराबर ओपी। वहां से एनपी निकाला तो ओपी माइनस एन, ओपी का मतलब वेक्टर आर है, और ओ एन को अभी अभी तोड़ा था डी एन कैप। इसको यहीं पे छोड़ दो। अब वेक्टर ओ एन नॉर्मल वेक्टर है प्लेन से, बोलो। वेक्टर ओ एन नॉर्मल वेक्टर है प्लेन से, और वेक्टर एन पी प्लेन पर लाया कर रहा है। तो देखो, ये प्लेन पर लाया करने वाला वेक्टर, ये इसका नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, जो प्लेन से परपेंडिकुलर हो। तो अगर नॉर्मल वेक्टर प्लेन से परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन पे लाए होने वाले हर एक वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है। तो एनपी इस पे लाया कर रहा था, ओ एन इसका परपेंडिकुलर था, तो ओ एन और एनपी दोनों परपेंडिकुलर हो गए। तो ये हो गए ओ एन परपेंडिकुलर एनपी। ओ एन परपेंडिकुलर एनपी, तो भैया हमने वेक्टर अलजेब्रा में सीखा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो। फिर ओ एन को खोल दिया, एनपी को वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया, और डॉट प्रोडक्ट करना शुरू कर दिया। डॉट प्रोडक्ट करना शुरू किया तो वहां से जो चीज बन के आई वही हमारी इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द फर्स्ट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, देख लो, फिर से देख लो। डी एन कैप इंटू आर को मैंने डी एन कैप आर लिख दिया, और डी एन कैप इंटू डी एन कैप को डी स्क्वायर एन कैप इंटू एन कैप, और एन कैप इंटू एन कैप यानी कि वन होता है, बिकॉज करके यहाँ पे वन लगा दिया, तो ये यहाँ पे वन हो गया ना। ठीक है, एक डी कॉमन ले लिया, ये बचा, ये डी जीरो है या तो, या फिर ये जीरो है, दो केस बन गए, या तो ये जीरो या जीरो। ये जीरो हो नहीं सकता क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन की तो बात हो रही है यहाँ पे। डी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो डी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स भैया ये तुम ही जीरो हो, तुम ही जीरो हो, तो डी को उधर पहुंचाओ, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन। अब ये है नॉर्मल फॉर्म। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हमने बनाई है आगे होके, तो एक्चुअली बनने के बाद वो नॉर्मल फॉर्म है। लेकिन बनी बनाई गिवन है, तो चेक करना पड़ेगा कि नॉर्मल फॉर्म है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, इसका स्क्वायर का सम अगर वन देता है, ये एन कैप होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए, तब तो वो नॉर्मल फॉर्म है। और वो अगर वो नॉर्मल फॉर्म है, तो आरएचएस में जो रखा हुआ है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, सारी बातें कनेक्टेड है। अगर इसका मैग्नीट्यूड वन है, तो वो इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में है। वो इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में है, तो जो कांस्टेंट टर्म है वही डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर उसका मैग्नीट्यूड वन नहीं है, तो वो नॉर्मल फॉर्म भी नहीं है, और जो आरएचएस में कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही है, वो कांस्टेंट टर्म भी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है, वो इक्वेशन में बस एक कांस्टेंट टर्म। और यही नॉर्मल फॉर्म थी, मैंने बताया ना, इक्वेशन बनने के बाद वो जो फॉर्म होगी उसको क्या कहेंगे हम, नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। ठीक है, अब उसके बारे में ये चीज सुन लो। अगर आपको ये वाली इक्वेशन ना देके ये इक्वेशन गिवन हो, दैट मीन्स एन कैप ना गिवन हो के वेक्टर एन गिवन हो, कैसे पता लगाएंगे, मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेंगे। मतलब ये एन कैप ना गिवन हो, ये वाला गिवन हो, तो उस केस में ये डी ना होके इसको कैपिटल डी कहेंगे, क्योंकि डी का मतलब तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है, और डी निकालना पड़ जाए, मतलब इस फॉर्म में इक्वेशन देके कहे भैया डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इस देखो, इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है और आपको क्या डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये रहा सब। सात लिखा हुआ है तो सात यूनिट आंसर, 10 लिखा हुआ है तो 10 यूनिट आंसर, 20 लिखा हुआ है। लेकिन इस फॉर्म में ना गिवन हो के इस फॉर्म में कहे, तो अब जो कांस्टेंट टर्म है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है ना, तो निकालोगे कैसे उसको, इसके मैग्नीट्यूड से। मैंने क्या कहा था, सबको वेक्टर एन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, तो इसको डिवाइड करते ही देखो, इसको भी डिवाइड कर दोगे मैग्नीट्यूड से, इसको भी डिवाइड कर दोगे मैग्नीट्यूड एन से, तो इसको डिवाइड करते ही तो ये एन कैप बन जाएगा, वेक्टर एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन, और इसको डिवाइड करके ये डी बन जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म पे आइए। कार्टेशियन फॉर्म में हम पी को एक्स वाई जेड रख देंगे। ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को कोई एक न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन होगा ना कुछ, तो उसको हाल फिलहाल में एक्स वन वाई वन जेड वन ले लेते हैं ना, क्योंकि 2, 3, फिर ऐसे कुछ गिवन है मान लो, है ना। अब सुनो, जो वेक्टर एन के डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी, वही तो वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, जब अपन ओरिजिन से उसको कनेक्ट करें, तो जो वेक्टर बने, वेक्टर जैसे बन रहा है 3i के 4j के 5, तो 3, 4, 5 ही तो उसके एबीसी या डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो वो x1 y1 z1 ही तो उस वेक्टर एन के डायरेक्शन रेशियोज है, क्योंकि वही तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है जहां पे भिड़ंत हो रही है। समझ गए। उसका एन कैप, अगर वेक्टर एन ले रहे हो तो एबीसी कहेंगे, अगर एन कैप ले रहे हो तो क्या कहेंगे, एल एम एन कहेंगे। ठीक है, तो पहला काम है हमको एन कैप निकालना, पहला काम है हमको एन कैप निकालना। वो कैसे, जो भी आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर गिवन है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, तब जाके एन कैप मिलेगा। अभी अगर आप इसको एज इट इज रख देते हो x1 i कैप, तो ये तो भैया इसका मैग्नीट्यूड वन होने की गारंटी थोड़ी ना नहीं है ना, इसका मैग्नीट्यूड गारंटी नहीं है, तो ये तो आपने डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे, ओ डायरेक्शन रेशियोस दे रखे हैं x1 y1 z1,
पर आप x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर से जब इसको डिवाइड करा दोगे, तब x डिवाइडेड बाई दिस, y डिवाइडेड बाई दिस, z1 डिवाइडेड, तो फिर अब वो जो आएगा वो lmn होगा। वो क्या होगा? lmn होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डी निकालेंगे, अभी भी बताया मैंने, ऐसे निकालेंगे। जो भी आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दे रखा है उसके स्क्वायर के सम का रूट निकाल के आप डी निकाल लोगे। निकाल लिया डी, फिर आप क्या करोगे, x1 को भी इससे डिवाइड कराओगे, y1 को भी इससे डिवाइड कराओगे, z1, तो वो हो जाएंगे एल एम एन, और इसका जो रूट आएगा वो हो जाएगा डी। चार ही तो कंपोनेंट्स चाहिए, एल एम एन डी। एल कैसे आया? x1 डिवाइडेड बाई दिस। एम कैसे आया? y1 डिवाइडेड बाई दिस। z1 कैसे आया? एन कैसे आया? z1 डिवाइडेड बाई दिस। और डी कैसे आया? ऐसे आया। चारों आ गए, उसको रख दो, इक्वेशन बन गई। आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी था, आर को खोला, एन कैप अभी अभी मैंने बताया एल एम एन निकालना पड़ेगा, निकाल के इधर रख देना, डी भी निकालना पड़ेगा, इधर निकाल के इधर रख देना। फिर जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वल टू, ये जो होगा ये वाला आर एच एस वाला कंपोनेंट होगा, ठीक को अपन डी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, जहां पे एल एम एन का मैग्नीट्यूड 1 होना ही चाहिए। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो भैया इसको एल एम एन कहने का कोई हक नहीं है, फिर ये ए बी सी है। और तेरे को भी डी कहने का कोई हक नहीं है, तू भी कैपिटल डी है, टू बी कैपिटल डी है। ठीक है, और देखो दूसरी फॉर्म भी लिख दी, अगर ए बी सी की फॉर्म में हो तो फिर इसको डी ना कहेंगे, कैपिटल डी कहेंगे, और उस केस में स्मॉल डी निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, ये जो डी गिवन है इसको इसके ए बी सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा के। ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अगर आपसे पूछ ले, x1 y1 z1 पूछ ले, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, नोट डाल के लिखा है हमने, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि बनी बनाई इक्वेशन दे दे, बनी बनाई इक्वेशन दे दे, और आपसे कहे भैया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो, तो फॉर्मूला है एल डी एम डी एन डी। एल एम एन निकालो, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो गिवन है 3 यूनिट 4 यूनिट, उससे उसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कैसे? देखो इधर देखो स्क्रीन पे, ओरिजिन से जहां पे भिड़ंत हुई वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, तो जहां पे भिड़ंत हुई होगी, लेट से वो 10,5,7 था, तो 10,5,7 कैसे मिला होगा? उसके यूनिट वेक्टर को 10 से मल्टीप्लाई करके, उसके यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करके, उसके यूनिट वेक्टर को 7 से, ऐसे ही तो मिला होगा। तो अगर आपको एल एम एन गिवन है, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर गिवन है, तो उसको उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो उस वहां तक पहुंच जाऊंगा मैं। लेट से इसका यूनिट वेक्टर है 2 यूनिट का, 2 यूनिट का, और मेरे को 10 तक पहुंचना है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 5 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से, उस लंबाई से अगर मैं उसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं यहां आके पहुंच जाऊंगा, और यहां आके जैसे मैं पहुंचूंगा वही तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या हो गया? यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिस्टेंस ऑफ द, टोटल लेंथ ऑफ द वेक्टर। टोटल लेंथ ऑफ द वेक्टर डी है, यूनिट वेक्टर एल एम एन है, तो एल डी एम डी एन डी ही हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, जिसको अपन x1 y1 z1। यहाँ पे पहला केस खत्म होता है बेटा, पूरी तरीके से। ठीक है, अब स्कूल का टाइम बताओ, अभी क्या हो रहा है? अभी 7:30 हो रहे हैं। तो क्विकली सेकंड केस देख लेते हैं, इट विल ओनली टेक 5 to 7 मिनट्स, क्योंकि अब दिक्कत नहीं आएगी, और सेकंड केस इजी है। फिर थर्ड केस, बाकी केस अपन सेकंड कल वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। सेकंड केस क्या था वो तो पता है। अब नॉर्मल वेक्टर ओरिजिन से नहीं मिलेगा, एनी नॉर्मल वेक्टर मिलेगा, लेकिन एक पॉइंट मिलेगा जो कि प्लेन पे लाए हो रहा होगा। ये सरल है, उल्टा से भी सोचने के लिए, है ना। आ जाओ, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हेन ए पॉइंट लाइंग ऑन द प्लेन इज गिवन एंड नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। अब यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर, लेकिन ओरिजिन से बना हुआ नॉर्मल वेक्टर नहीं है, एनी नॉर्मल वेक्टर है जो उससे परपेंडिकुलर हो। ओके, करें स्टार्ट, डाउट से। आ जाओ। पहले तो हम ये बात करते हैं कि अगर हमको एक नॉर्मल वेक्टर गिवन, ये देख रहे हो आप, वो पनीर टिक्का की स्टिक, वो पनीर टिक्का की स्टिक, तो इस नॉर्मल वेक्टर से तो ये प्लेन भी परपेंडिकुलर है, ये प्लेन भी परपेंडिकुलर, जितने भी पनीर टिक्का उसमें लगे हुए हैं वो सारे उससे परपेंडिकुलर है। आपका यूनिक पनीर टिक्का कौन सा है? अगर एक पॉइंट दे दें, x1 y1 z1, ये पॉइंट से, ये पॉइंट जो देख रहे हो, ये पॉइंट से पास होने वाला तो एक ही यूनिक प्लेन है। आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि एक स्टिक ले ली मैंने, उसमें मैंने कुछ पेजेस फंसा दिए। हमारे पुराने जमाने में क्या होता था, लाइट के बिल आते थे ना, तो एक वो स्टिक होती थी तीखी, उसके अंदर फंसा देते थे, या आपके दुकानों पे भी आपने देखा होगा बिल्स वगैरह लगाते हैं। तो वो पनीर टिक, वो जो स्टिक है उसको तो नॉर्मल वेक्टर कह दो, जो भी आप पेज फंसा रहे हो उससे परपेंडिकुलर है।
तो वो सारे प्लेन से जो उससे परपेंडिकुलर है, लेकिन मैंने बीच में कहीं एक पॉइंट फिक्स कर दिया, तो उस पॉइंट से पास होने वाला तो ये यूनिक प्लेन होगा ना, होगा। ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो ये तो है वो नॉर्मल वेक्टर, ये हैं वो सारे प्लेन्स जो इससे परपेंडिकुलर हैं, तीन तो मैंने बनाया और भी इनफाइनाइट है। और जैसे ही मैंने पॉइंट x1 y1 z1 फिक्स किया, तो अब ये बीच वाला प्लेन मेरा प्लेन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसकी इक्वेशन कैसे निकालें, सवाल ये। ठीक है, पढ़ो। इफ वी टेक ए नॉर्मल वेक्टर n, अब इसको n कैप नहीं कह सकते क्योंकि ये तो नॉर्मल वेक्टर n है ना, देन ए यूनिक प्लेन परपेंडिकुलर टू वेक्टर n कैन नॉट बी डिफाइंड as there can be infinite number of planes which are perpendicular to vector n. But if we take a unique point A, x1, y1, z1 lying on the plane, then a unique plane can be defined perpendicular to vector n passing through the point A. ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ, आप इक्वेशन बना रहे हैं, इधर आओ, स्क्रीन पे देखो। अब देखो ये वेक्टर एन मैंने ओरिजिन से बनाया क्या? बनाया? नहीं बनाया ना, पहले तो मैंने ओरिजिन से बनाया था, ये वेक्टर एन ये वाला वेक्टर था। लेकिन अभी मैंने क्या कहा, इस प्लेन से कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर है, एनी परपेंडिकुलर वेक्टर, है ना। पहले तो ओरिजिन से ही बन रहा था वेक्टर एन, अभी ये कोई, अब ये ओरिजिन से भी बन सकता है, लेकिन स्पेशली ओरिजिन से नहीं बनाना, ये कोई भी वेक्टर एन है। बना लिया वेक्टर एन। ठीक है, एक पॉइंट गिवन है जो आपको ए ले लो, x1 y1 z1, दो ही तो चीजें गिवन है, एक ये चीज गिवन है, एक ये चीज गिवन है, आपको इससे इक्वेशन बनानी है। आर्बिट्रेरी पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अब आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया तो दो पॉइंट हो गए प्लेन पे, एक तो जो उसने दिया है, एक हमने लिया है, दोनों को ओरिजिन से जोड़ दो। तो जो आपने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है उसको, उसको पोजीशन वेक्टर तो हमेशा आर से युगो युगो से मार्क हो रहा है, लाइन से ही चल रहा है वो तो। और जो उसने पॉइंट दिया है उसको वेक्टर ए से मार्क कर दो, 3,4,5 तो वेक्टर ए हो जाएगा, 3i के 4i के 4j के 5k के। ठीक है, साथ में वो भी गिवन है हमको, गिवन है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से अगेन जैसे पहले यहाँ पे एन होता था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होता था पहले केस में, यहाँ पे क्या होता था, नहीं यहाँ पे ए की जगह क्या होता था, एन होता था, और वेक्टर एनपी निकाला था हमने, निकाला था। अब उस एन की जगह ए है, तो वेक्टर एपी निकालो, क्या निकालो, पहले एनपी निकाला था, अब क्या निकालो, वेक्टर एपी, करीब करीब पहले जैसा काम। तो यहां से आप पहले वेक्टर ओपी बताओ कैसे निकलेगा, ट्रायंगल लो से। वेक्टर ओपी निकालने के लिए वेक्टर ओ ए प्लस एपी, बोलो, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर एपी, आपका काम क्या है, वेक्टर एपी निकालना। तो वेक्टर एपी जैसे वहां एनपी निकाला था, क्योंकि एन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होता था, यहाँ पे तो ओरिजिन से कुछ परपेंडिकुलर बन ही नहीं रहा, तो कोई फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, तो उस एन को उस पॉइंट ने रिप्लेस कर दिया, एपी हो गया ये। एपी विल बी इक्वल टू वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओ ए, यहाँ तो कोई डाउट, वेक्टर एपी इक्वल टू वेक्टर ओपी माइनस, ठीक है, वेक्टर ओपी तो वेक्टर आर है, और वेक्टर ए ओ ए जो उन्होंने दिया उसको हमने स्मॉल लेटर ए से डिनोट करा दिया, कोई डाउट नहीं है। ये हो गया वेक्टर एपी, इसको रखो संभाल के। अब मुझे बताओ, वेक्टर एपी प्लेन के ऊपर लाया कर रहा है क्या? इन तीनों वेक्टर्स में से कौन सा वेक्टर प्लेन के ऊपर लाया कर रहा है, ओ ए ओपी एपी? एपी, क्योंकि ए और पी तो प्लेन पर लाए होने वाले पॉइंट्स हैं, ओ तो ओरिजिन है, ओ तो ओरिजिन है, ओ से लेके पी, ओ से लेके ए, लेकिन ये ए और पी तो प्लेन पर ही है, तो वेक्टर ए पी तो प्लेन पे ही लाया कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, ये प्लेन इस वेक्टर एन से परपेंडिकुलर है, ये प्लेन इस वेक्टर एन से परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन पे लाया होने वाले हर एक वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा, और ये वेक्टर एपी इस प्लेन पे ही लाया कर रहा है, तो ये एन इस एपी से परपेंडिकुलर होगा। ये प्लेन सृष्टि इससे परपेंडिकुलर वेक्टर एन है, तो इस प्लेन पे लाए होने वाले हर एक लाइन से या वेक्टर से भी तो ये परपेंडिकुलर होगा। मैंने एक लाइन और खींच दी, तो ये और ये परपेंडिकुलर है ना, इसको पास लेके आओ, परपेंडिकुलर का तो रिलेशन। इस प्लेन पे लाए होने वाले हर एक वेक्टर से ये नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? इस लाइन प्लेन पे एपी वेक्टर लाया कर रहा है, अभी भी बताया मैंने, ए तो उसने पॉइंट दिया है, पी मैंने लिया है आर्बिट्रेरी, तो ए पी इसी प्लेन पे तो बना, इसी प्लेन पे बना, तो इस नॉर्मल वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा, होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, होगा किस किस का, एन का और एपी का, ए एन का और एपी का, इस वेक्टर एन का और इस वेक्टर एपी का डॉट प्रोडक्ट जीरो, यहां तक समझ आया? तो एपी डॉट एन, वेक्टर एपी डॉट एन को एक बार ओ एन लिख दो या एन लिख दो सिंगल लेटर में, वैसे सिंगल लेटर में एन में यहाँ पे लिखते नहीं है, क्यों नहीं लिखा हुआ है पता नहीं है, याद नहीं मुझे, ओ एन लिख दें तो ज्यादा बढ़िया है। सिंगल लेटर एन लिखने का मतलब वो निकल के आ जाता है कि ओरिजिन से बन रहा है कुछ, है ना, बट ये तो ओरिजिन से नहीं बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। इक्वल टू जीरो होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। एपी क्या चेक करो, वेक्टर एन आपको गिवन होगा, वेक्टर एन आपको गिवन होगा, इक्वल टू जीरो। तो इस वेक्टर एन को
इस वेक्टर एन के कंपोनेंट्स को क्या ले सकते हैं अपन, एबीसी। इस वेक्टर एन के कंपोनेंट्स को क्या ले सकते हैं अपन, एबीसी। वेक्टर ए क्या है, x1 y1 z1, और वेक्टर आर क्या है, xy z। तो आप ध्यान से सोचो, x माइनस x1 हो जाएगा, x, और देखो इसके कंपोनेंट्स क्या है, एक्स वाई जेड, उसके कंपोनेंट्स क्या है, x1 y1 z1, और n तो अब नॉर्मल वेक्टर है, बस यूनिट वेक्टर थोड़ी ना है, तो एलिमेंट तो ले नहीं सकते, एबीसी लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय उसका क्या था, ए को कैपिटल ए ले लेते हैं, एक बात काम करते हैं ना, प्लस फिर इधर y माइनस वाई 1 इंटू बी, बी इंटू वाई माइनस वाई 1, प्लस z माइनस z1 इंटू, वहां से c ले लिया, c, z माइनस z1, इस फॉर्म इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में जो इक्वेशन गिवन है वो सेकंड फॉर्म वाली इक्वेशन है, जहां पे ए बी सी उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, और x1 y1 z1 उस प्लेन पे लाई होने वाले किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। रेशियोज तो एबीसी होंगे ना बेटा, x1 y1 z1 तो जो पॉइंट दे रहा था ना उसने, उसके कोऑर्डिनेट्स। ओके, करंट डिराइव इसको, ये शॉर्ट में मैंने कर दिया, यही सब लिखा हुआ है नीचे। लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट लाइंग ऑन द प्लेन, पढ़ते जाओ तो वही सेम चीज है। और वेक्टर ओ ए या स्मॉल वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर है, जो पॉइंट आप दे रहे हो पॉइंट ए का। वेक्टर ओपी जो को से वेक्टर आर कहते हैं, उस आर्बिट्रेरी पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर है। ट्राइंगल लॉ से हमने कर लिया ओ ए प्लस एपी बराबर ओपी, यहाँ से एपी निकाल लिया तो आर माइनस है, इसको पेंडिंग छोड़ दो यहीं पे। अब ये वेक्टर एपी प्लेन पे ला कर रहा है, वेक्टर एन प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर एपी वेक्टर एन से भी परपेंडिकुलर होगा। तो वेक्टर एपी परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन, दैट मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। तो ये तो बन गई आपकी वेक्टर इक्वेशन, आर माइनस ए डॉट वेक्टर एन इक्वल टू जीरो। यहां से हम बनाते हैं कार्टेशियन, आर को खोलो, ए को खोलो, एन को खोलो, वेरी इजी। तो आर बन गया एक्स आई कैप, दिस इज द रिक्वायर्ड, अरे बहुत ज्यादा नीचे आ गया, थर्ड वाली फॉर्म पे आ गया ये, अच्छा नीचे गया, ठीक है। This is the required vector equation of the plane passing through a point A with position vector A perpendicular to vector n। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म पे आओ तो तीनों को खोलना पड़ेगा। R को खोलेंगे एक्स वाई जेड में, A को खोलेंगे x1 y1 z1 में, और n खुलेगा कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C में। ठीक है, तो n वेक्टर को ये लिख दिया, खोल दिया, यहाँ पे पुटअप कर दिया। तो देखो ध्यान से, ये तो है R, ये है A, और ये है n। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आई कैप इंटू आई कैप, यानी एक्स माइनस x1 टाइम्स आई कैप, वाई माइनस वाई 1 टाइम्स जे कैप, जेड माइनस z1 टाइम्स के कैप। उसको मल्टीप्लाई कराऊंगा ए बी सी से इक्वल टू जीरो। दिस विल बी माई रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, ए इंटू एक्स माइनस x1, बी वाई माइनस वाई 1, सी जेड माइनस z1 इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। क्विकली मुझे बताओ कि मैंने एक इक्वेशन दे दिया आपको, 7 × x−2 प्लस 10 × y−5 प्लस 6 × 3 - z इक्वल टू, लेकिन मैंने जीरो दे दिया। इस इक्वेशन की खास बात है, आरएचएस जीरो रहेगा, है ना, आरएचएस हमेशा जीरो रहेगा। उसमें तो डी रहता था, वो पहले फॉर्म में क्या रहता था, डी, वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो चेक करना पड़ता था। यहाँ पे ये हमेशा जीरो रहेगा। तो अगर आपको एक प्लेन की इक्वेशन बनी बनाई दे रखी है, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि इस प्लेन पे लाए होने वाले एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, और इसका नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स बता सकते हो। बताओ, पहले क्या बता रहे हो, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखो, देखते ही बच्चा क्या कहेगा, अरे यहाँ जीरो है, ये तो नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स एबीसी, ये वो पॉइंट होगा सर जहां से वो लाया कर रहा है। बेटा z माइनस z1 चाहिए था, 3 - z है, तो चेंज करना पड़ेगा, जो आपने पिक किया वो करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, इसमें से माइनस साइन कॉमन है, यानी कि इस केस में आप ध्यान से देखो, x y z का कोएफिशिएंट अंदर जाने के बाद 1 1 1 होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर जाने के बाद क्या होना चाहिए, 1 1 1। तो यहाँ पे x का तो 1 है, y का तो 1 है, लेकिन z का -1 है, तो -1 कॉमन लूंगा तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और ये z-3 हो जाएगा। अब आप ये कह सकते हो कि 7 10 और -6 उसके नॉर्मल वेक्टर के, यानी किसी ने कहा कि इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बताओ, आप बता देना 7i कैप 10j कैप -6। ये तो इस प्लेन से का एक वेक्टर है जो उससे परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इस प्लेन पे लाने वाला एक पॉइंट बताओ, तो बोलो 2 5 3। लेकिन अगर यहाँ प्लस लगा हुआ हो तो मतलब माइनस कर देना, समझ गए ना, अगर प्लस लगा हुआ तो माइनस में आएगा, माइनस लगा हुआ तो प्लस में आएगा। तो 2, दूसरा क्या है
5,3 ये इस पे लाया होने वाला एक पॉइंट है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब सुनो एक और चीज, लास्ट चीज, अगर मैं ये तो आपको इस फॉर्म में गिवन था तो आपने बता दिया, लेकिन इसको सॉल्व करके दे दूं तो इसको सॉल्व भी तो कर सकता हूं। कैसे? सबको सबसे मल्टीप्लाई करके। मैंने सबको सॉल्व कर दिया। 7x -14, 10y, 6 3 = 18 -6z = 0। बोलो 7x + 10y -6z, कॉन्स्टेंट टर्म क्या क्या है? -14 -64 -64 + 18। अच्छा पहले इन दोनों को सोल्व कर लो। 18 में से 14 का 4, तो -50 + 4 यानी -46। उधर जाके लेके जाके 46 लिख लो। अगर ये इस फॉर्म में गिवन है 7568 आपका नंबर है, अगर ये इस फॉर्म में गिवन है, अब इस फॉर्म से आप नहीं बता सकते कि क्या है इसका नॉर्मल वेक्टर और कहां से वो पॉइंट से पास हो रहा है। देखो सागर के अंदर जब वो बूंद बाहर थी तब वो बूंद आइडेंटिफाई हो रही थी, लेकिन सागर में मिला दी, अब ढूंढ सकते हो उस बूंद को। तो ये कैलकुलेट करके अगर इस फॉर्म में गिवन है तो यहां से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है। तो अगर इस फॉर्म में गिवन है तो ही आप नॉर्मल वेक्टर और पॉइंट लाइंग ऑन द प्लेन बता सकते हो। सॉल्व करके गिवन है, सॉल्व कर दिया, अब ये किसको किससे मल्टीप्लाई किया था हमको क्या पता, सागर में मिल गई ना बूंद। तो इस फॉर्म से नहीं बता सकते, इस फॉर्म से फिर क्या बता सकते हो? वही इसके 7 10 और -6 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराओ, जो RHS में बचेगा वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। बस यही बता सकता हूँ इस प्लेन के बारे में, और कुछ नहीं बता सकता। वो चीज वो वाली इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकता हूँ, ये फर्स्ट वाले केस वाली इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ, इससे डिवाइड करा के डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बता सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गई क्या अच्छे से बात? तो ये दो केसेस हमने कवर किया। अब एक तीसरा केस और बचता है, लास्ट केस, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। केस क्या याद रखो? 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स की बना। ठीक है, बताओ पहले केस के अंदर क्या इक्वेशन बनती है? इक्वेशन क्या बनती है? R.n=D। और पहले केस में कभी कभी ये इक्वेशन ना बन के ये इक्वेशन भी बन सकती है, वेक्टर n = D। कैसे चेक करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो ये स्मॉल d है, और ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, और यही नॉर्मल फॉर्म है, ये नहीं है नॉर्मल फॉर्म, यही नॉर्मल फॉर्म है ना, इस फॉर्म में गिवन है तो ही वो नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, और इस केस में अगर मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है, 1 के अलावा कुछ भी है, 2 3 4 5 कुछ भी है, तो फिर ये जस्ट इक्वेशन है, बट ये नॉर्मल फॉर्म वाली इक्वेशन। ये पहला केस। दूसरा केस बताओ, बताओ। R - A वो पॉइंट है जो गिवन है, और n वो नॉर्मल वेक्टर है, इस केस में हमेशा 0 आएगा। ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म बताओ दोनों की। इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या आती है? LX My NZ = और अगर इस फॉर्म में गिवन है तो ABC होगा, AX BY CZ = ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म A × X - X1, यहाँ पे X1 Y1 Z1 एक पॉइंट गिवन होगा, Y - Y1 CZ - N, तीनों की कार्टेशियन फॉर्म और तीनों की वेक्टर फॉर्म पता है। कल की तारीख में जब नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स आएंगे तो अभी X1 Y1 Z1 है, वहां पे क्या होगा? X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 X3 Y3, ये 3 पॉइंट्स के अंदर इक्वेशन बनेगी। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट, अभी तो एक ही पॉइंट आया ना ए, उसमें 3 आएंगे, 3 नॉन कॉलिनियर। ठीक है, वो केस अपन कल के लिए छोड़। ठीक है, जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। ओके, हाँ अब